हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर हैविंग एन ऑनलाइन वर्कशॉप और इस ऑनलाइन वर्कशॉप में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में देखने लगे हैं। और मेरी कोशिश है कि आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंप्लीटली आपको पता चल जाए कि कैसे करना है, कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई अगर मुश्किल टॉपिक है तो मैं वो आपको समझा दूं, आपको एक मॉक पेपर की प्रैक्टिस करा दूं, प्रिडिक्टेड टॉपिक्स के बारे में आगाह कर दूं, और सबसे बढ़कर कहाँ आप मार्क्स लेते हैं और कहाँ आप मार्क्स गवा देते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाएं तो डेफिनेटली देयर इज नो स्टॉपिंग यू टू गेटिंग एन ए ग्रेड। ओके जी। अब सबसे पहले हमारे पास 3 मार्क का एक सवाल होता है पेपर में। मुझे आपको पेपर पैटर्न बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। परसों आपका पेपर है और इंशाल्लाह आपको सारी चीजें आ जाएंगी। पहले से आप जानते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। सो यहाँ पर एक सोर्स ए दी हुई है और ये सोर्स ए पिछले साल के पेपर से मैंने ली है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सोर्स ए को सॉल्व कैसे करते हैं। आप अक्सर सोर्स ए को पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे ही आपको मिलता है। आप शुरू में इसको मत पढ़िएगा, आप जल्दी से जाइएगा और सवाल ढूंढिएगा। देखें सवाल क्या है। सवाल दिया हुआ है यहाँ, मीर जाफर वॉज अनपॉपुलर एज नवाब ऑफ बंगाल। एग्जामिनर ने खुद लिख के दे दिया है, आइडेंटिफाई 3 वेज ही वॉज अनपॉपुलर। पहले कह रहा है मीर जाफर अनपॉपुलर था, फिर कह रहा है 3 वेज बता दो जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर था। क्या अब तुम स्पेसिफिकली जाके 3 वेज देख सकते हो? हमेशा तुम्हें 3 ही बातें निकालनी होती हैं, लेकिन तुम क्या गलती करते हो, तुम यहां से शुरू करते हो। क्या पहली लाइन में तुम्हें अनपॉपुलर का कोई रीजन नजर आया? नहीं आया। अगर तुम आगे चलो तो तुम्हें आगे नजर आना शुरू कर देगा, ही मेड एन एग्रीमेंट, लेकिन अभी तक पॉपुलैरिटी का कोई मामला नहीं है। यहां पे तुम्हारे पास पॉपुलैरिटी का मामला समझ आने लगा कि इसने डील कर लिया। ठीक है। अगर तुम रिवर्स एंगल में जाओ, तुम्हें पहली दूसरी लाइन के बाद मिला है आइडिया कि ये क्यों अनपॉपुलर था। अगर तुम रिवर्स में चलो, लास्ट लाइन पहले पढ़ो, ही बिकेम अनपॉपुलर, क्या तुम्हें तुम्हारा वर्ड मिल गया? ही बिकेम अनपॉपुलर एंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ। तो आप क्या कहेंगे? ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बिट्रेइंग हिज कंट्री। क्या तुम्हें एक लाइन मिल गई रिवर्स में आकर? तो मेरा मानना यह है कि तुम रिवर्स में पढ़ा करो, तुम्हें जल्दी आंसर मिल जाएगा, रादर देन कि तुम सीधा स्ट्रेट अवे आओ। ये बात क्लियर है सबको? सबको समझ आई ये बात? इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। रिमेंबर, हिस्ट्री इज ऑलवेज अगेंस्ट अ टाइम पेपर। ठीक है। हमेशा तुम्हें इसमें टाइम कंस्ट्रेंट रहेगी। दूसरा, अगर तुम वापस ऊपर आओ तो यहां पर लीडिंग टू हिज फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल डाउनफॉल। ठीक है। फिर एक और ऊपर पे आ जाओ तो तुम्हें एक और मिल जाएगा कि उसके एक्शन से क्या हुआ, ही अलाउड ब्रिटिश टू स्ट्रेंथन देयर ट्रेडिंग पोजीशंस एंड ऑलमोस्ट ब्रॉट बंगाल्स इकोनॉमिक कोलैप्स। क्या तुम्हें 3 बातें यहां मिल गई? तुम चाहते हो फॉर द सेफ साइड तो ऊपर वाली चौथी बात भी लिख देना, टेकिंग लैंड्स और एग्रीमेंट वाली। ठीक है। फॉर द सेफ साइड इफ यू वांट टू, यू कैन डू दिस एज वेल। ठीक है। तो रिमेंबर, अगर तुम रिवर्स में जाओगे टाइम कम लगेगा। ठीक है। अदर देन दैट, अगर तुम बहुत बुरे हो इसमें भी, इफ यू आर अ वेरी बैड स्टूडेंट एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप कर आ जाना बस। उसमें एक नुकसान है, तुम्हारा टाइम जाया होगा। पूरा का पूरा पैराग्राफ छापने का रीजन ये है कि जब पूरा पैराग्राफ छाप देते हो तो सवाल का जवाब उसी के अंदर होता है, तो एग्जामिनर बाउंड हो जाता है तुम्हें नंबर देने के लिए। वो अवॉइड नहीं कर सकता इस आंसर को, क्योंकि इसी के अंदर तो जवाब है। 3 है, निकाल लो, मैंने 3 बता दिए। बट इससे तुम्हें नुकसान है कि तुम्हारा टाइम चला जाएगा। मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता कि ये तरीका अप्लाई करो, लेकिन अगर नहीं आता तो बिल्कुल यही करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सामने सामने आपको मैंने रिवर्स टेक्निक से बताया तो आपको समझ आ गई बात। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि पिक्चर सोर्स को कैसे करते हैं। मैं तुम्हें इसी पिक्चर के बारे में पहली तस्वीर दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसका क्राइटेरिया बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। जब हमारे पास कोई भी पिक्चर होती है, इसी पेपर की पिक्चर ले लेते हैं,
यहाँ पर एक सोर्स बी दी हुई है, और इस तस्वीर को, वही वाली बात, इस तस्वीर को देखकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो सवाल क्या पूछा है, हमेशा पहले सवाल देखना जाके। व्हाट कैन वी लर्न, सीधा सीधा उसने पूछा है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दी सोर्स बी अबाउट द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। इसका मतलब ये द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये तो एक बहुत अलग सा टॉपिक है। यानी मतलब एक होली सोली एक ही टॉपिक है। उसने कोई अलग से कोई चीज नहीं दी तुम्हें कि कोई बैटल बता दो, ये बता दो, लेकिन इसी के अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगी बैटल बैटल। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से तस्वीर को डायग्नोज करके सॉल्व कर सकते हो। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां ये चीज याद रखना जो यहां पर लिखी होती है। यहां लिखा हुआ है इनग्रेविंग डिपिक्टिंग द डिस्कवरी ऑफ टीपू सुल्तान बॉडी इन द बैटल। इसका मतलब टीपू सुल्तान मरा है और किसी बैटल में मरा है। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? और ये लोग टीपू सुल्तान की बॉडी लेके बैठे हुए हैं। क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि किस की बॉडी है? बाकी सारे लोग खड़े हुए हैं, ब्रिटिश हैं, और तुम्हें नजर आ रहा है कि एक बंदा गिरा हुआ है जिसको चेक किया जा रहा है कि वो मर गया है या जिंदा है। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है ना? और उसके बराबर में एक और डेड बॉडी पड़ी हुई है। अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें यहां पर एक कैप, एक हैट नजर आ रही है, और ये फेमस टीपू सुल्तान की हैट है। तो इससे तो पता चल रहा है कि ये टीपू सुल्तान है। अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था अबाउट द डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान, क्या जानते हो तुम? लेकिन इसको करने का तरीका क्या है? ये ऐसे ही नहीं होगा कि यहाँ पे टीपू सुल्तान मर गया। इसको करने का तरीका ये है। देखो, जब भी तुम्हें कोई सवाल मिलेगा, जब भी तुम्हें कोई सवाल मिलेगा, तो तुम किस तरह इसको सॉल्व करोगे? टू obtain 5 marks you need to provide one surface feature. What is a surface feature? जो भी कुछ दिख रहा है तस्वीर में। तुम्हें तस्वीर में क्या दिख रहा था मेरा बेटा? I can see in the image there are a lot of people and there is a body lying down there. ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और एक बॉडी नीचे गिरी हुई है। इतनी बात हो गई। तुम कह सकते हो कि लोग टॉर्च लेके बैठे हुए हैं। तुम कह सकते हो कि मुझे एक टोपी गिरी हुई नजर आ रही है। बट इसका कितना नंबर मिलेगा? इसका सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, जितनी भी बातें तुम बता दो, नंबर सरफेस फीचर का एक मिलेगा जो तस्वीर में अपेरेंटली दिख रहा है। देन तस्वीर में आगे जाके क्या कहोगे? फ्रॉम द इमेज इट शोज, यानी मतलब तुम वैलिड इन्फ्रेंसेस की तरफ आओगे। तुम रीजनिंग, हैपनिंग या वर्ब्स की तरफ आओगे। रीजनिंग, वर्ब्स, एक्शंस, ठीक है, और हैपनिंग्स की तरफ आओगे। क्या तुम्हें उस तस्वीर में कुछ हैपनिंग, कुछ वर्ब नजर आ रहा है? देखो जरा क्या हो रहा है इस तस्वीर में। इस तस्वीर में चेक कर रहे हैं कि एक डेड बॉडी है, और उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये मर गया है या जिंदा है। क्या लोगों के एक्सप्रेशन से तुम्हें लग रहा है कि दे आर सरप्राइज्ड और दे आर सैड? वो जो दाढ़ी वाले अंकल हैं जिनको पकड़ा हुआ है बीच में, वो सैड लग रहे हैं, और बाकी जितने ब्रिटिश हैं वो सब हैरान लग रहे हैं, क्योंकि दे कांट बिलीव के टीपू सुल्तान मर गया। वो तो डरते थे उससे और समझते थे कि ये मर ही नहीं सकता, इतना पावरफुल आदमी है। देन अगर तुम यहां पर ये बात बता देते हो तो तुम्हें मिल जाएंगे 2 मार्क्स। वैलिड इन्फ्रेंसेस बताने पे 2 मार्क्स। ठीक है, जो तुम बता रहे हो यहाँ पे हैपनिंग हो रही है, हैपनिंग के 2 मार्क्स। जो दिख रहा है सामने उसका 1 मार्क। और हिस्टोरिकली ये कहाँ लेकर जाती है बात? हिस्टोरिकली ये बात लेकर जाती है, कौन सी बैटल थी जहां पे ये मरा था? बैटल ऑफ सेरिंगापतम थी, जिसमें ये मारा गया था। और वो कब हुई थी? 1799 में हुई थी। ठीक है, एंड टीपू सुल्तान was killed in this battle due to the treachery of his men Mir Sa.
ये मीर सादिक से कुछ मीर जाफर टाइप याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये मीर सादिक इनके टाइम का था, और मीर जाफर जो था वो बैटल ऑफ प्लासी वाला था, ठीक है, जिसके बारे में अभी अभी अनपॉपुलर वाला सवाल किया था, ठीक है। सो इस तरह से तुम्हें उस रीजनिंग को, उस सरफेस फीचर को इसके साथ में लाना है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई है। तो ये तरीका सर होता है इसको सॉल्व करने का, किसी भी पिक्चर को सॉल्व करने का, ठीक है जी। सर ये वैलिड इन्फ्रेंस आखिर होता क्या है? मतलब अगर एक डेफिनेशन पूछें। वैलिड इन्फ्रेंस मैंने सामने लिखा ना, कोई रीजनिंग, कोई वर्ड्स, कोई एक्शन, कोई हैपनिंग। तुम्हें तस्वीर में हैपनिंग नजर आ रही है, ठीक है, चलो तुम्हें हैपनिंग समझाने के लिए मैं यही पिक्चर दिखाता हूं जो मैंने यहां पर निकाल के रखी। यहां देखो, तुम्हें सरफेस फीचर में क्या नजर आ रहा है? तीन लड़कियां और एक औरत, एक टेबल, ग्लास, और बहुत सारा खाना। अब हो क्या रहा है यहां पर? यहां हो ये रहा है कि तीन लड़कियां सर्व कर रही हैं, सर्व करना ये एक्शन है, सर्व कर रही हैं एक बंदी को, जिसकी जिसके सर पे ताज है। इट लुक्स लाइक शी इज अ क्वीन, लाइक ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। बात समझ आ गई? तो ये हैपनिंग हो रही है ना यहाँ। और उस हैपनिंग में क्या पेश किया जा रहा है? एक प्लेटर है गोल्ड एंड सिल्वर का, एक प्लेटर है फूड स्टफ का। इसका मतलब बहुत रिच चीजें हैं जो पेश की जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो पेश की जा रही हैं। दैट इज अ हैपनिंग, दैट इज वैलिड इन्फ्रेंसेस, राइट। अब इससे पता क्या चलता है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल का इशारा दिया हुआ है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और उसने कॉलोनाइजेशन की थी। और कॉलोनाइजेशन में उसने फूड स्टफ, रॉ मटेरियल और गोल्ड एंड सिल्वर को टारगेट किया था, ठीक है, जब वो यहां आके सारी चीजें लूट खसूट कर रहे थे। क्लियर है? तो आपको पिक्चर सोर्स के लिए ये काम करना है। सर अगर ये हिस्टोरिकल इवेंट ना आता हो तो फिर दो में से एक मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं? अगर किसी को हिस्टोरिकल इवेंट नहीं आता होगा तो उसकी मैं आपको टिप अभी देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें टू ऑब्टेन 5 मार्क्स, ठीक है। एक सेकंड ऐसे लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं ताकि आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, और ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने कहा अगर किसी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं आता तो वो 3 नंबर तो ले चुका है, वो 2 नंबर कैसे ले? देखो, तस्वीर के अंदर, यहाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आई होप, मैं चेंज करने लगा हूँ। देखो तस्वीर के अंदर यहाँ पर अक्सर नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वो जो लिखा होता है वो तुम्हें याद दिला रहा होता है कि वो हिस्टोरिकल इवेंट क्या है। अगर फिर भी नहीं पता तो यहां से पॉइंट लेके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। दैट विल इवेंचुअली गिव यू एटलीस्ट अ 1 मार्क इफ यू कैन इलेबोरेट इट। अगर थोड़ा सा तुमने कुछ इसको बेहतर कर लिया। आइडिया ये है कि यहां देख लिया करो, यहां से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में पिक्चर किस बारे में है, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हमारे पास 4 मार्क की कहानी है, लेकिन हम 4 मार्क से पहले 7 मार्क पे जाएंगे एंड 14 मार्क पे जाएंगे। 4 मार्क के लिए तो चार सीधी सीधी बातें होती हैं, और वो चारों फैक्ट्स होते हैं। चलो मैं तुम्हें 4 मार्क्स ही पहले करा देता हूं। यहां देखो भाई, 4 मार्क्स के लिए तुम्हें क्या चीज चाहिए होगी, जरा सामने देखना। फॉर फॉर अ गुड 4 मार्क, ठीक है। डेट्स, नेम्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एनी इवेंट, पॉलिसी, ठीक है। अब ये तो दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं जो आपस में इसी तरह रहेंगी। बंदे का नाम है, बंदे का नाम है, वो 1 नंबर मिलेगा। कोई डेट है, 1 नंबर मिलेगी। इवेंट का नाम है या कोई पॉलिसी है या उस इवेंट की डेट है या पॉलिसी की डेट है, तो उसका नंबर मिलेगा। बट इम्पैक्ट
अब यहां मैं लिख रहा हूं अच्छा था या बुरा था। ठीक है, उसका वो जो पॉलिसी थी वो अच्छी थी या बुरी थी। और एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट आमतौर पे क्या होता है, एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है। बात समझ आ रही है? तुम्हें चार चीजें बता रहा हूं। एक, तुम्हें डेट्स याद होनी चाहिए 4 मार्क के लिए। ठीक है, इसी तरह तुम्हें बंदे का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें कोई इवेंट, कोई पॉलिसी अगर है तो उसका, चलो इसको मैं इधर ही ले जाता हूं, एनी इवेंट पॉलिसी, और यहीं पर ले जाते हैं इसके साथ। ठीक है, ताकि तुम्हें आसान लगे और मुश्किल ना लगे। ठीक है, नंबर 3 में सर। इम्पैक्ट और नंबर 4 में एंड रिजल्ट। आई होप कि ये बात समझ आएगी आसानी से, क्योंकि ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। एंड आई वुड लाइक यू टू टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुमने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, सवाल था, तो तुमने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स केम इन 1852। ठीक है, बाय लॉर्ड डेलहाउसी। अब तुमने दो बातें बता दी। इट वाज अ पॉलिसी, ठीक है, which could take the lands of Indians if they don't have the natural hair। ठीक है, अगर किसी का जायज औलाद नहीं होगी, बादशाह का राजा नहीं होगा, तो बादशाह के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब ये तो था इम्पैक्ट, अच्छा था या बुरा था। ठीक है, अब उसी की बेस पे एंड रिजल्ट आएगा। was it accepted by the locals or was it not accepted by the locals। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारी एक्सेप्टेंस और की रिजेक्शन की बात आ जाएगी। इट वॉज हेटेड बाय द इंडियंस, इट वॉज अ लैंड ग्रैबिंग टेक्निक अकॉर्डिंग टू देम। यहां तक बात समझ आई? 4 मार्कर कैसे होगा, इसी तरह की तरीके से करोगे। अगर ये चीजें याद रखोगे कि डेट याद होनी चाहिए, ठीक है, और अगर दो अलग अलग डेट्स भी हैं उसमें कि शुरू कब हुई थी और खत्म कब हुई थी, तो भी 2 नंबर मिलेंगे। अगर बंदे इन्वॉल्व हैं तो दो बंदों के नाम देने पे भी 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हमेशा करनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये 4 मार्कर तो आसान होते हैं, मैं इसके लिए आपको मजीद गाइडलाइंस भी दूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगी बात। अगर तुम गौर से देखो तो यही तुम्हारा पैराग्राफ बनाने का भी तरीका है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम अच्छा पैराग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जहां पर तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले। जरा जल्दी से देखो, यहां मैंने लिखा है पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या था। जैसे तुमने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, तुमने एक्सप्लेन किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये थी, तुमने उसका इम्पैक्ट बताया व्हाट हैपेंड इवेंचुअली, कि उससे क्या हो रहा था, उसके अंदर ये हो रहा था, लोगों को गुस्सा हो रहा था, और आखिर में आउटकम, यानी मतलब एज अ रिजल्ट और दस इट वाज हेटेड बाय द लोकल इंडियंस। अब यहां पर मैंने तुम्हारे लिए दूसरी एग्जांपल दी है 4 मार्कर्स के साथ साथ। यहां पर तुम्हारे पास एक और एग्जांपल है कि मराठा वॉर्स। फर्ज करें कि सवाल आ गया कि क्या डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का मेन रीजन मराठा वॉर्स ही था। डू यू अग्री और डू यू डिसअग्री? अब 14 मार्क या 10 मार्क, याद रखो दोनों एक ही तरीके से होते हैं, बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास मराठा वॉर्स वाली बात अगर एग्जामिनर ने दे दी तो तुम मराठा वॉर्स के बारे में कहोगे ये रेबिलियंस थे, साउथ इंडिया में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स थे। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि औरंगजेब से 25 साल तक ये जंग लड़ते रहे एंड दे वर प्रिटी टफ साइड। ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट? इनका इम्पैक्ट ये था कि इनसे लड़ते लड़ते वेल्थ ड्रेन हो रही थी मुगल्स की। देवर हाई टैक्सेशन फॉर दिस वॉर, टू कंटिन्यू दिस वॉर, एंड पीपल इवेंचुअली डिसलाइकिंग इट बिकॉज दे वर हाईली टैक्स्ड ड्यू टू दिस वॉर। ठीक है, तो ये इंपैक्ट आ गया, अच्छा या बुरा जो भी था। देन यू नीड टू गिव द आउटकम।
दस, हेंस और देयरफॉर या एज अ रिजल्ट, ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपनी आखिरी लाइन में, ठीक है। ये आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिरी लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। एज अ रिजल्ट द मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू मराठा वॉर्स। As a result, it was one of the important reason. As a result, it was the main important reason. You can go with either of them. ठीक है, ये जरूर याद रखना कि ये करना है। क्या यहां तक समझ आ गया है सबको कि एक पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए? उसके चार हिस्से हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इम्पैक्ट एंड आउटकम। अगर तुम इसमें से एक भी मिस कर दोगे तो तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। यहां तक कंफर्म है सबको? मैं आगे मेन बात करने लगा हूं, ठीक है। अब आई नो आई हैव स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान, सो शायद किसी को चीज डिफरेंट लगे, लेकिन प्लीज बेयर इट आउट। यहां पर तुम्हारे पास अंदाजा करना है कि मार्क्स तुम्हें मिल कैसे रहे हैं। अगर तुम एग्जामिनर का दिया हुआ कंटेंट जो कि मराठा वॉर्स था, अगर तुम उसी को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, तो तुम्हें 14 मार्क के अंदर 14 मार्क के अंदर पहली बात मराठा वॉर वाली बताने पे कितने में मार्क्स मिल जाएंगे? 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम मराठा वॉर ही का एक और रीजन दे दोगे, फर्ज करो मराठा वॉर का कोई और रीजन भी था, तो उसका 1 नंबर मिलेगा। और अगर तुम मराठा वॉर का कोई तीसरा रीजन दे दोगे तो 1 नंबर और मिलेगा। इसका मतलब जो पहला रीजन होगा वो 7 मार्क्स का होगा, बाकी दो रीजन उसकी सपोर्ट में होंगे तो वो 1-1 मार्क का होगा। इसका मतलब लेवल 3 में तुम्हें पहला पैराग्राफ लिखने का 7 मार्क, यानी मतलब लेवल 3 क्या है जो एग्जामिनर ने पूछा है, और एग्जामिनर ने पूछा क्या था? मराठा वॉर। अगर मराठा वॉर की एक बात बताई तो 7 मार्क, दूसरी बात बताई तो 1 मार्क, और तीसरी बात बताई तो 1 मार्क। अब लेवल 3 में टोटल होते ही 9 मार्क्स हैं, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकते। तो तुम अगर मराठा वॉर की कोई चौथी बात भी बता दोगे तो तुम्हें 10वां मार्क नहीं मिलेगा, 9 ही उसकी लिमिट है, ठीक है। ये एक इजी तरीका है अंडरस्टैंड करने का। सिंपल सी बात है, लेवल 3 वो होता है जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें ऊपर दिखाई, उसमें से एक भी चीज गई तो वो लेवल 3 नहीं होगा, वो लेवल 2 होगा और उसके मार्क्स कम होते हैं। हमें लेवल 3 से ही आगे बढ़ना है। लेवल 3 में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, इंपैक्ट होना चाहिए एंड आउटकम होना चाहिए, ठीक है। अब तुमने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी मराठा वॉर्स की, और अब तुम आ रहे हो यहां। मराठा वॉर्स के अलावा और भी रीजन थे, ठीक है। यानी मतलब तुमने कहा कि मैं मराठा वॉर्स एक्सप्लेन करता हूं तो 7 नंबर इसके। देन एक रीजन और तुमने बता दिया इधर, तो तुम्हें मिलेंगे दूसरी साइड के, यानी मतलब अदर देन मराठा वॉर, जैसे अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अब अराइवल ऑफ द ब्रिटिश क्या मराठा वॉर से डिफरेंट है? डेफिनेटली डिफरेंट है। मराठा वॉर इंटरनल फैक्टर है और अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एक्सटर्नल फैक्टर है। तो तुम्हें 3 मार्क और मिल जाएंगे क्योंकि तुम अदर साइड पे बात कर रहे हो, ठीक है। अब तुमने अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के अलावा कोई और पॉइंट भी बताया। तुमने टोटल 1, 2, 3 बताए। एक अराइवल ऑफ द ब्रिटिश बता दिया, एक तुमने बताया लॉ ऑफ सक्सेशन, और एक तुमने बताया कि एम्पायर बहुत वास्ट था, या तुमने बता दिया कि नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी भी आके पिटाइयां करके चले जाते थे। तो अगर तुम जो एग्जामिनर ने पूछा है उसके अलावा 3 और रीजंस बताते हो तो तुम्हें टोटल कितने मार्क्स और मिल जाएंगे? 5। तो 7 + 5 कितने हुए? 12। क्या यहां तक बात समझ आ रही है सबको? सर जी जी बोलें। सर अगर एग्जामिनर ने जो भी मतलब 14 मार्क के उसमें पहला रीजन जो बताएगा पहले तो हमें वो लिखना है। उसके एग्जैक्टली exactly. अलावा
उसके तीन अलावा मैं ऑप्शन। कितने रीजन लिखने होते हैं? कोई कहता है उसके काम। अलावा मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके सामने, मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं, एग्जामिनर ने आपसे टोटल इतने रीजन चाहिए उसको। एक वो जो उसने पूछा है, ठीक है, और तीन वो जो उसने नहीं पूछे। क्लियर है? कोई भी मतलब हो उसमें, अगर आप टोटल 4 रीजन बता दो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. पूरे नहीं, पूरे नहीं। मतलब इवैल्यूएशन के साथ। हाँ, इवेल्युएशन के साथ फिर एग्जामिनर स्पेसिफाइड एक, ठीक है, ये एक बता दो, और अदर रीजंस, तीन अदर रीजंस, और एक एग्जामिनर स्पेसिफाइड। एग्जामिनर स्पेसिफाइड के मार्क्स हैं 7 मार्क्स। क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन के तुम वैसे लिख रहे हो सर जैसे मैंने तुम्हें बताया। इस 3 मार्क्स में, ये जो 3 रीजंस हैं, इसमें पहला वाला है 3 मार्क्स, और उसके बाद तीसरा और चौथा एक एक मार्क्स का होगा। तो 7 मार्क्स और ये 5 मार्क्स कितने हुए? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स तक पहुंचने का ये आसान तरीका है। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? लेकिन सर हम पहुंचना पूरे कैसे मार्क्स है? क्यों नहीं ले सकते? सॉरी? हम पूरे मार्क्स क्यों नहीं ले सकते? बुरे मार्क्स बिल्कुल ले सकते हैं, उसका अगला अगला रीजन आ रहा है अभी। यहां तक बता दिया। अब तुम्हारे पास 2 मार्क बचते हैं, तुम्हारे पास 2 मार्क बचते हैं। वो 2 मार्क जो हैं, ठीक है, वो हैं इवैल्यूएशन के। ठीक है, इवैल्यूएशन जो तुम आखिर में देते हो वो 2 नंबर की है। क्लियर? 7 + 5 12, और 12 में दो और ऐड कर लो, तो ये हो गया तुम्हारे 14 मार्क्स। अब तुम्हें पता चला 14 मार्क्स लेते कैसे हैं, यानी मतलब तुम्हारे कहां कट रहे होंगे मार्क्स। तुम अगर 7 या 6 या 5 पैराग्राफ दे रहे थे, तो इसका मतलब तुम एडिशनल लिख रहे थे, और उसका तुम्हें नंबर भी नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से तुम्हारा टाइम भी जाया हो रहा था। नाउ तुम्हारे पास अब टाइम होगा, और उस टाइम होने की वजह से तुम कुछ छोड़ नहीं पाओगे, सब कुछ अटेम्प्ट करके आओगे। इज इट क्लियर? सर इंट्रोडक्शन का मार्क्स होता है? इंट्रोडक्शन का मार्क देखो, एक लेवल से तुम चले गए ना आगे, इंट्रोडक्शन का मार्क होता है लेवल 1। अगर तुम लेवल 2 पे आ गए तो तुम्हें लेवल 1 का मार्क नहीं मिलेगा, अगर तुम लेवल 3 पे आ गए तो लेवल 2 का मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा अटमोस्ट लेवल होता है लेवल 5 पे पहुंचना। 3 से तुम स्टार्ट करोगे, 3 और 4 में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एग्जामिनर साइड और दी अदर साइड का फर्क होता है, होते दोनों एक ही हैं। बस तुम्हें लेवल 5 पे पहुंच के कंक्लूड करना होता है, जहां ओपिनियन देना होता है तुम्हें कि इन सब में से कौन सा अच्छा था। राइट? अब कंक्लूजन सर तो आपके ख्याल में इंट्रोडक्शन देना चाहिए? आप बगैर इंट्रोडक्शन के शुरू हो जाएं डायरेक्टली, यहां से कोई मसला नहीं उसका, डायरेक्टली ऐसे ही शुरू हो जाएं। और सर कंक्लूजन में कितनी लाइंस लिख सकते हैं? आप 3 से 4 लाइनें लिखें एटलीस्ट, आप जस्टिफाई करना होगा आपको अपना कंक्लूजन। ठीक है? और सर सर जिस हाउ तरह मेनी मिनट्स शुड वी हैव फॉर वन क्वेश्चन? देखो, मेरे वन हिसाब 14 से मार्क जितने क्वेश्चन। मार्क्स जितने मार्क्स उतने मिनट्स, जितने मार्क्स उतने मिनट्स। क्योंकि तुम्हारे पास 75 मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स में अगर तुम 75 मिनट्स में कर लोगे, स्टिल यू विल हैव 15 मिनट्स टू रीचेक इट। ठीक है, कहीं कोई चीज समझ आ गई तो उसको ऐड ऑन कर सकते हो। स्टिल तुम्हारे लिए अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करो कि 30 मिनट के अंदर तो करो ही करो, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, तो 3 सवाल तो 90 ही मिनट में ही होंगे फिर। ठीक है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके जी, आई एम मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो तुम्हें यहाँ पे पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन बताई है, ये मैंने तुम्हें जब बताई तो तुम्हें मैंने कहा 14 मार्क इसी तरह होगा। अच्छा, 10 मार्क में भी बिल्कुल यही सीन है, सिर्फ उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है, वो मैं भी तुम्हें लेटर ऑन बताता हूं। ठीक है, 7 मार्क में भी बिल्कुल यही होगा, बस उसमें तुम्हें कितने देने होंगे? उसमें तुम्हें 3 पैराग्राफ देने हैं, यानी मतलब 3 एक्सप्लेनेशन देनी है विदाउट एनी ओपिनियन। यहां तक क्लियर है? यस सर। जी। ठीक है, तो आज की लर्निंग में पहली चीज याद रखो, सिर्फ 4 फैक्टर्स देने हैं, एक वो जो एग्जामिनर ने पूछा है, 3 वो जो उसके अलावा होते हैं। ठीक है, इसी तरह आखिरी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर टाइमलाइन क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो। फॉर द टाइमलाइन क्वेश्चन स्टूडेंट शुड मेंटेन
4 events including 1 from the question and 3 of their choices. अब 10 साल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं 1940 से 47 की टाइमलाइन में। तुमसे एग्जामिनर ने पूछा कि क्या क्रिप्स मिशन ही सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसकी वजह से पाकिस्तान बनने में मदद मिली, तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन तो था, क्रिप्स मिशन के बारे में बताएंगे, एंड देन यू विल गो फॉर दी अदर 3। अब वहां पे 10 इवेंट्स हैं, मैं कोई 3 पिक कर रहा हूं, गांधी जिना टॉक, शिमला कॉन्फ्रेंस एंड इलेक्शन 1945-46। ठीक है, तुम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी ले सकते हो, तुम कैबिनेट मिशन भी ले सकते हो, तुम डायरेक्ट एक्शन डे भी ले सकते हो, तुम 3 जून प्लान भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम क्विट इंडिया मूवमेंट भी ले सकते हो, कोई से 3। समझ आई बात? देन when you are doing a success versus a failure question, in questions about success, one view is about success and the another view is about the failure. अब तुम्हें 4 करने हैं, तो 4 करने के भाई आसान तरीका तो ये है कि 2+2 कर लो, या फिर आसान तरीका ये है कि 1+3 कर लो। मेरा तो फेवरेट 1+3 है। अगर कोई और मामला है तो 3+1 कर लो। ठीक है, ये सक्सेस और फेलियर की डिवीजन बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अब याद रखो ये लाइन जो यहां लिखी है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज क्रूशियल विच इज डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंपैक्ट एंड लिंक बैक टू द क्वेश्चन। वो जो आउटकम था ना तुम्हारा, उसको यहां मैंने नाम दिया है लिंक बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो वापस मारना सवाल के एंड में। एज अ रिजल्ट this was the most successful event, as a result this was the main important reason। समझ आई बात जो एग्जामिनर ने ऊपर दिया हुआ? इफ दे ओनली डिस्क्राइब एक्सप्लेन, अगर तुमने सिर्फ डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी और वो फलाने ने लागू की थी और उससे ये हो जाता था कि वो लैंड ग्रैब कर लेते थे, क्या तुमने उसका इंपैक्ट बताया कि उससे हेट्रेड होती थी और उस हेट्रेड की वजह से लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था? अगर ये नहीं बताया, यू विल रिमेन एट लेवल 2। अगर तुमने मिस कर दिया इंपैक्ट और मिस कर दिया लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन, यू विल रिमेन एट लेवल 2। एग्जामिनर विल नॉट ग्रेड दैट पैराग्राफ और दैट एक्सप्लेनेशन एज अ लेवल 3। तुम्हें उसका 1 मार्क, 7 मार्क या 3 मार्क या 1-1 मार्क नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा फारिग बिल्कुल। क्योंकि तुम लेवल 3 पे अगर आ गए हो तो तुम्हें लेवल 3 से आगे का ही या लेवल 3 का ही मार्क मिलना चाहिए। लेवल 2 का अगर मार्क होगा तो वो तुम्हें उसके नंबर नहीं देगा। अगर फर्ज करो तुमने पूरे सवाल में सिर्फ डिस्क्राइब एक्सप्लेन, सिर्फ डिस्क्राइब एक्सप्लेन करके 4 पैराग्राफ्स दिए, तो तुम्हें 6 मार्क्स से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने इंपैक्ट और लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन कहीं पे भी मेंटेन नहीं किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज तुमने लेनी नहीं, तुमने 6 मार्क्स तो लेने ही नहीं, मैं तो तुम्हें 12 की टेक्निक बता रहा हूं। इनफैक्ट तुम अगर अच्छा कंक्लूजन दे दोगे तो 13-14 नंबर भी आ सकते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपने प्रॉपर लेवल 3 एंड लेवल 4 तैयार करना। और प्रॉपर का मतलब है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंपैक्ट एंड आउटकम। आउटकम मतलब लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, बाय द वे ये सारी चीजें जो मेरे पास है, मैं ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा विद द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, अब हमारे पास 14 मार्क, पिक्चर, पैरासोर्स, 4 मार्क, 7 मार्क, सबका आइडिया हो गया है। 10 मार्क और 14 मार्क में कोई फर्क नहीं है, उतने ही रीजन है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। बस तुम्हारा जो पहला पैराग्राफ 7 मार्क्स का होता था वो 4 मार्क्स का है, बाकी सब वैसा ही है। सिर्फ कंक्लूजन 1 मार्क का है, वहां 2 मार्क का नहीं है, क्योंकि वहां मार्क्स ही कम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर लेंथ सेम लिखेंगे ना 10 मार्क में भी? कम अगेन प्लीज। लेंथ तो 14 मार्क वाली ही लिखेंगी ना 10 मार्कर में? ये दोनों ट्विंस हैं, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, सिर्फ एग्जामिनर के नंबर अवॉर्ड करने का फर्क है। भाई देखो, 14 और 10 में 4 नंबर का फर्क है ना, ऐसा ही है ना? जी। तो वो 3 नंबर लेवल 3 में जो पहला तुम्हारा पैराग्राफ होगा, ये वाला, इसको वो मैक्सिमम 4 पे ले जाता है। अब 4 और 5 को जरा प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो जरा, तो 9 हो गए। तो इसका मतलब जी। अब बचा ही 1 पॉइंट 9 से 10 पे जाने के लिए, तो कंक्लूजन का 1 मार्क है। जी। 14 मार्क में कंक्लूजन के 2 मार्क्स हैं। क्लियर?
बस, और कोई फर्क नहीं है। जी, थैंक ठीक यू। है, अच्छा जी, अब हमारे पास अपनी रिवीजन का टाइम शुरू हो रहा है। पहले ये देख लो, मैं तुम्हें जहां गाइड कर रहा हूं, मैं इस हिसाब से तुम्हें रिवीजन कराने वाला हूं, जरा गौर से देख लो। हो सकता है आप लोगों ने ये चीज कल शायद स्टेटस पे या फेसबुक पे कहीं देखी हो, लेकिन इनको देख लो। ये मेरे हिसाब से कंपलसरी में आने वाले सवाल हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो इससे पहले नहीं आए कंपलसरी में। अगर आए तो बहुत पहले आए हैं, जब पैटर्न चेंज था। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर पेपर ऐसा आया जो बिल्कुल ही अलग से बना हुआ, जैसे तुम्हारे इस्लामियात का भी पेपर आया, बिल्कुल आसान था, मक्खन मलाई, पुराने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पास पेपर आ गया, बच्चे तो यही बता रहे थे, आपने दिया होगा, आप भी शायद यही कहेंगे। अगर पेपर ऐसा आया कि जो टॉपिक्स पहले नहीं आए वो उन्होंने कंपलसरी में दे दिया, तो ऐसे टॉपिक सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में कौन से हैं? बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ है सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 में पार्टीशन ऑफ बंगाल है, और फ्रॉम सेक्शन 1 इट्स रिफॉर्मर्स। ऑल्दो सर सैयद अहमद खान भी नहीं आया, और ऑल्दो के बेनजीर भुट्टो के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो भी नहीं आया, बट मैंने वो दोनों टॉपिक्स आपके नीचे, जहां नॉन कंपलसरी होता है, वहां ऐड किए। तो इनको देखो, इनके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। और यहां देखो, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मैं समझता हूं कि तुम्हारी तैयारी अगर इन सारे टॉपिक्स की हो गई, सो देयर इज नो स्टॉपिंग गेटिंग एन ए ग्रेड। ठीक है, और बाय द वे ए ग्रेड इसलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में तुम 74 नंबर ले लो या 51 नंबर ले लो, दैट वुड बी एन ए ग्रेड। ए स्टार बनता ही दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर है। ठीक है, तो तुम जब ज्योग्राफी में भी अच्छे नंबर ले लोगे, तब जाके तुम्हारा ए स्टार बनने की चांसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट, हिस्ट्री ओनली। ओके, द पेपर। ठीक है जी, काइंडली अपने माइक्रोफोन्स को जरा कंट्रोल रखिए। ठीक है जी, अगर आपने कोई बात करनी हो तो काइंडली हैंड रेज कर दिएगा, थैंक यू। अच्छा जी, आई होप कि आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे, बट नेवरदलेस आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल। ओके, एंड आई विल बी सेंडिंग दिस पीडीएफ्स एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अपनी फास्टेस्ट लर्निंग के ऊपर, उसके बाद हम डिटेल पे जाएंगे इफ यू रियली वांट इट टू। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है विद द टाइमलाइन। बच्चों को टाइमलाइन नहीं समझ आती, मैं टाइमलाइन के थ्रू सारे इवेंट्स बता रहा हूं। शुरू के इवेंट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1686 तक। 1686 पे अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा होता है कि मुगल एम्पायर ब्रिटिश की थोड़ी सी पिटाई कर देता है, क्योंकि मुगल एम्पायर इस वक्त तगड़ा भी है, और मुगल एम्पायर इस वक्त ब्रिटिश को कह रहा है कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे करें। ठीक है, और मुगल एम्पायर पहली बार ब्रिटिश को हल्की फुल्की मार लगा देता है। इसका मतलब मुगल एम्पायर उस वक्त तगड़ा था, और इस वक्त औरंगजेब जिंदा था। ठीक है, देन 1690 एक और बेस एस्टेब्लिश हो जाती है। 1701 से कहानी हमारी एक्चुअल की शुरू होती है, और इस चीज को जरूर याद रखना, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एज वेल। जब औरंगजेब मर जाता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, और यही वो वक्त है जब ईस्ट इंडिया कंपनी सही से ग्रो होना शुरू करती है, क्योंकि औरंगजेब के बाद उसके बच्चे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। देर आर सेवरल रीजंस, के लॉ ऑफ सक्सेशन का मसला, उनकी लग्जूरियस लाइफ का मसला। ठीक है, देन द एम्पायर वॉज सो ह्यूज एंड वास्ट, तो उनको मनसबदार रखने पड़ते थे, और मनसबदारों की वजह से मनसबदार करप्ट हो गए, तो फिर उसकी वजह से एक और मसला। देन उनकी मिलिट्री जो थी वो भी डिक्लाइन में जा रही थी, फिर बाहर से भी लोग आके मार कुटाई करके जा रहे थे, इन्वेडर्स जो थे, नादिर शाह एंड अहमद शाह दुरानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत फायदे की थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 1756 में पहली बार ऐसा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक करके सिराजुद्दौला, जो नवाब ऑफ बंगाल होता है, वो मार कुटाई कर देता है, और पिटाई करके कैप्चर कर लेता है कलकत्ता की बेस। और जब कलकत्ता की बेस कैप्चर कर लेता है, तो जो लोगों को पकड़ता है उनको एक डंजन में डाल देता है, एक तहखाने, एक जेल में डाल देता है, जो बहुत छोटी सी जेल होती है। तो उस
जेल में कुछ लोग मर जाते हैं, उस इवेंट को कहते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट और ब्लैक होल इवेंट। ठीक है, तो ब्लैक होल इंसिडेंट हो जाता है और उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी ट्रिगर हो जाती है। यानी मतलब सिराजुद्दौला जिस वक्त कैप्चर करता है 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बेस, तो गुस्सा आता है ब्रिटिशर्स को कि ये क्यों हुआ। इससे ज्यादा गुस्सा उनको तब आता है जब उनके लोगों को, जो कि 100-150 से ज्यादा लोग होते हैं, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है और वो आउट ऑफ सफोकेशन मर जाते हैं खिड़की और पानी ना होने की वजह से। और जब तक सुबह होती है तो आधे से ज्यादा लोग मरे हुए निकलते हैं। जब ये खबर पहुंचती है ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश फिर बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है और वो जीत जाता है, ब्राइबिंग टू दी मीर जाफर, और मीर जाफर को सिराजुद्दौला की जगह नवाब ऑफ बंगाल बना देता है जंग जीतने के बाद। यहां तक क्लियर है? और सिराजुद्दौला साहब मर जाते हैं। ये पहली एक्सपेंशन है ब्रिटिश की, जो ब्रिटिश की एक्सपेंशन है। और 1756 वाली जो है वो इंडियन रेजिस्टेंस है। इंडियंस रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी मतलब इंडियंस पिटाई कर रहे हैं। औरंगजेब ने भी पिटाई की थी, वो भी इंडियन रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, फिर एक इवेंट बीच में इसके साथ आता है, वो 1761 का है, टाइमलाइन के हवाले से है इसलिए यहां डाल दिया है, वरना इसका सीक्वेंस ब्रिटिश एक्सपेंशन के साथ नहीं है। शाह वलीउल्लाह साहब 1761 में इनवाइट करते हैं अहमद शाह अब्दाली को वर्सेस मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और इवेंचुअली मराठास डिफीट हो जाते हैं। ये वो मराठास हैं जो डिफीट नहीं हो रहे होते मुगल एम्पायर से, जिसकी एग्जांपल हमने शुरू में ली। ठीक है, अगर आप वापस चलें प्रिडिक्टेड टॉपिक्स पे, तो मैंने आपको यहां पर कुछ बैटल्स का हवाला दिया रिफॉर्मर्स के तौर पे। ये बैटल्स पिक्चर में आ सकती हैं और आई गेस के पैरासोर्स में आ सकती हैं, तो इनके बारे में बुक से जरूर पढ़ लेना। मैं तो जो बता रहा हूं वो तो बता ही रहा हूं, कोई एडेड इंफॉर्मेशन कोई तस्वीर हो तो बुक में से भी देख लेना, ये जानबूझ के इसीलिए लिखा है। ठीक है, बैटल ऑफ उकाड़ा वो थी जो ये सैयद अहमद शहीद साहब जो थे वो जीत गए थे, और बैटल ऑफ बालाकोट वो थी वो जो हार गए थे, जिसमें वो शहीद हो गए थे। और बैटल ऑफ पानीपत वही बैटल जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे शाह वलीउल्लाह के हवाले से। ठीक है, देन 1764 ये ब्रिटिश एक्सपेंशन की दूसरी बड़ी जंग, बैटल ऑफ बुक्सार, जहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये भी इनके हाथ आ जाता है ड्यू टू मीर कासिम, जो कि जंग करने की कोशिश करते हैं नवाब ऑफ अवध और बिहार को मिलाकर, लेकिन वो नहीं जीत पाते और वो हार जाते हैं। तो पुराने जमाने का तरीका यही था कि अगर आप हार गए तो आपकी सारी चीजें दूसरे की हो जाती हैं, तो यहां पर भी यही हुआ। इस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रही थी बंगाल को, और बंगाल को कंट्रोल इस तरह कर रही थी कि उनके अगेंस्ट में कोई नहीं था। जब उनके अगेंस्ट में कोई नहीं था तो वो कैरिड अवे हो गए, और वो करप्ट हो गए इस कैरिड अवे होने की वजह से। और जब वो करप्ट हुए तो करप्ट होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख्याल आया कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको अकाउंटेबल करो, इसके एम्प्लॉयज अमीर हो रहे हैं करप्ट होने की वजह से, लूटमार और पैसा लेने की वजह से, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नियरली बैंकरप्ट हो रही है। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज कि हम एक पार्लियामेंट से एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से वो हमें जवाबदेह हो, ताकि हम उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगा सके। तो ये 1773 का एक्ट आता है जिसमें जजेस आते हैं, जिसमें वो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, गवर्नर्स वगैरह बनाते हैं। देन 1782, अब मैं 1782 से पहले 1784 की बात कर रहा हूं, पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें रेगुलेट करते हैं अफेयर्स फॉर द ईआईसी। ये विलियम पिट्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो उसी की एक्सटेंशन करते हैं, 1773 वाले की एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि उसको और अच्छा करें। इसमें गवर्नर्स का निजाम आ जाता है, इसमें पुलिस का निजाम आ जाता है, सिविल सर्विसेज के निजाम आ जाते हैं। तो ये एक और एक्सपेंशन का तरीका था गवर्नेंस के थ्रू, कि गवर्नेंस इतनी अच्छी करो कि सारी चीजें अपने हाथ में कर लो। तो एक्सपेंशन का एक और पॉइंट है ब्रिटिश एक्सपेंशन का, ये रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, देन 1782 के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट मराठा वॉर बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश 1775 से 1782 तक चलती रही, और इसमें कोई क्लियर विनर नहीं था। तो उन्होंने सोचा यार जब कोई जीत ही नहीं रहा और खामखा हम मरे जा रहे हैं दोनों दोनों साइड्स, सो हम एक पीस ट्रीटी एग्रीमेंट कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सैलबाय इन 1782। अब इस
के बारे में आप दोनों बातें लिख सकते हैं। आप इसमें कह सकते हैं कि मराठास बहुत टफ थे और इतने रेजिस्टेंस दिखाई उन्होंने कि ब्रिटिश को घुटने टेकने पे मजबूर किया और ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ सेल्बाई कर ली। ये मराठास के फेवर में भी जा सकता है, दैट इज इंडियन रेजिस्टेंस, के इंडियंस ने ब्रिटिश को लैंड ग्रैब करने नहीं दिया। आई होप कि तुम्हें समझ आ रही होगी मैं किस सवाल के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, इसको तुम ब्रिटिश की तरफ से भी ले सकते हो एज अ सक्सेस कि उन्होंने मराठा के थ्रेट को एलिमिनेट कर लिया एक ट्रीटी साइन करके कि अभी इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, विल टेक देम आफ्टरवर्ड्स, अभी किसी और पे फोकस करते हैं, राइट। देन दे फोकस्ड ऑन टीपू सुल्तान एंड हैदर अली 1799 में। उससे पहले 3 जंगें हो चुकी थी एंग्लो मैसूर वॉर में, तो तीनों जंगों में ब्रिटिश कामयाब नहीं हो पाए थे। टीपू सुल्तान एंड हिज फादर रेजिस्टेड इफेक्टिवली, ठीक है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हरा दिया विद द help of his men, Mir Sadiq, and he was killed at the Battle of Seringapatam, और ईयर था 1799 जो आपके सामने यहां मेंशन हुआ है। Then they captured Delhi. British captured Delhi in 1803, marking the beginning of the direct British rule in northern India. इसका मतलब बंगाल के बाद मैसूर में और मैसूर के बाद डायरेक्ट दिल्ली में आ गए, ठीक है। दिल्ली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह साथ साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की रंजीत सिंह से। ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो थी रंजीत सिंह से 1809 में की। इसका रीजन ये था कि रंजीत सिंह इतना पावरफुल था कि भाई अभी इससे लड़ने की जरूरत नहीं। ब्रिटिश के 3 तरीके थे काम करने के, या तो वो किसी को देखते थे कमजोर है तो उससे फटा कर लेते थे फौरन और मार के उसकी चीजें ले लेते थे, ठीक है। दूसरा, वो देखते थे कि यार ये बहुत तगड़ा आदमी है तो उससे दोस्ती कर लेते थे। तीसरा, वो इंतजार करते थे, वेट एंड वॉच, के बाद में देखेंगे, जब ये कमजोर हो जाएगा तब देखेंगे। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जब बंदा मर गया और उसका बेटा नहीं है पीछे, उसकी बेटी है, तो उस पर पॉलिसी लगा दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। Then 1818 Second Maratha Wars resulted in British dominance over the Maratha Empire. सेकेंड मराठा वॉर, वो जो ट्रीटी ऑफ सेल्बाई थी उसको तोड़ के सेकेंड मराठा वॉर्स हुई और ब्रिटिश ने उस वक्त मराठा एम्पायर को हरा दिया क्योंकि मराठास पहले ही वीक हो चुके थे, ठीक है। तो दे वेटेड फॉर देयर टाइम, ठीक है। रंजीत सिंह से ट्रीटी करने का मतलब यह है कि रंजीत सिंह पावरफुल था और यह भी इंडियन रेजिस्टेंस की एक मिसाल है। फिर तुम्हारे पास यहां पर टाइमलाइन में फराइजी मूवमेंट का जिक्र है। फराइजी मूवमेंट 1818 से 1840 तक चली, ठीक है, 1818 से 1840 तक। और हाजी शरीयतुल्लाह ने ये चलाई किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। किस रीजन में? बंगाल के रीजन में। फिर 1826, बाय द वे ये फराइजी मूवमेंट जरूर याद रखना, फराइजी मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जिहाद मूवमेंट में देखो क्या है, बैटल ऑफ ओकाड़ा, सैयद अहमद शहीद एंड रंजीत सिंह इसमें शामिल थे। आफ्टर ओकाड़ा मुजाहिदीन लेटर कैप्चर्ड पेशावर आफ्टर दी सक्सेसफुल बैटल ऑफ ओकाड़ा, वहां इन्होंने हरा दिया था, ठीक है, ये जरूर देख लेना, ठीक है। फिर 1825 से 1855 के दरमियान जहां ब्रिटिश काम कर रहे थे, तो ब्रिटिश काम कर रहे थे रेलवेज पे और टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी पे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ 1831 में बैटल ऑफ बालाकोट होती है जो सैयद अहमद शहीद और रंजीत सिंह की टीम्स के बीच में होती है और सैयद अहमद शहीद शहीद हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर जिहाद मूवमेंट का क्लोजर है, जिहाद मूवमेंट खत्म। क्लियर? यहीं पर 1831 के अंदर, अगर एक के बाद अगली लाइन देखो तो 1831 के अंदर तीतू मीर की भी बात है। अब तीतू मीर और ये दोनों एक ही ईयर में हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर हैं और अलग अलग लोगों से लड़ रहे हैं। बैटल ऑफ बालाकोट में रंजीत सिंह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैं, ये रिफॉर्मर्स वाला चैप्टर है। और इसी रिफॉर्मर वाले चैप्टर के आखिर में बिल्कुल तीतू मीर का भी जिक्र आता है और तीतू मीर बैटल ऑफ नकलबेरिया में हार रहे हैं जो कि बंगाल वाली साइड पर है, ठीक है। तो इसका मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ हो रहा था। जैसे आज मैं तुम्हारी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, हो सकता है कोई और टीचर किसी और शहर में बैठ के बाकी और बच्चों को पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो एक ही टाइम में दो चीजें हो रही हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर, ठीक है। देन 1829 में सत्ती एंड पर्दा बैन किया ब्रिटिश ने
दिस एंगर्ड द इंडियंस। अब ये दो बातें हैं यहां पर। 1829 में सती और पर्दा बैन हो गया, इसका मतलब रिलीजियसली एक्सपैंड कर रहे हैं, वो रिलीजन को बैन करके ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन का एक तरीका है, ठीक है। मैं एक बार बार बोल रहा हूं एक्सपेंशन का तरीका, क्योंकि आगे सवाल आएगा एक्सपेंशन कैसे की, ठीक है। साथ साथ दिस एंगर्ड द इंडियंस, इसका मतलब है कि इंडियंस गुस्से में आए, ठीक है। इंडियंस गुस्से में आने का मतलब है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इशारा है। बात समझ आ रही है सबको? आई होप कि बात समझ आ रही होगी सबको, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप आगे चलें तो आपको नजर आता है कि 1835 में इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, रिप्लेसिंग द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जो कि पर्शियन थी। देन रंजीत सिंह 1839 में मर जाता है और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड हो जाती है विद द सिख, ठीक है। जब ये ट्रीटी एंड हो जाती है तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास एक और जंग शुरू होने का इंडिकेशन है, दैट वुड बी द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। काइंडली जिसका भी माइक ऑन है अपना माइक स्विच ऑफ कर लें। अलीशा आसिफ आई गेस, बेटा माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। अगर अननेसेसरी किसी का माइक ऑन है और पीछे से कोई आवाज आ सकती है तो काइंडली ऑफ कर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक और सारा बेटा माइक ऑफ कर दें, थैंक यू। इसी तरह हमारे पास 1839 से 1841 में 1839 में टेलीग्राफ सिस्टम आ गया, ठीक है। और 1839-41 में फर्स्ट अफगान वॉर हुई जो ब्रिटिश हार जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्रिटिश हार जाते हैं, वो ब्रिटिश जो ये वाली जंग हारते हैं, इसके बाद वो बदला लेते हैं अपनी प्राइड के लिए और एनेक्स करते हैं सिंध को, ठीक है। ये बात आपको याद होगी एनेक्सेशन ऑफ सिंध के हवाले से। और फिर इसी के साथ साथ जब वो देखते हैं कि सिख कमजोर हो रहे हैं तो सिखों को भी पहली एंग्लो सिख वॉर में मारते हैं और फिर दूसरी एंग्लो सिख वॉर में जीत जाते हैं और पूरा पंजाब कवर अप कर लेते हैं। हाँ जी बेटा बोलें, क्या कह रहे थे, जल्दी बोलें। Sir, can you explain the annexation of Sindh? बेटा अफगानिस्तान में जंग होती है, अफगानिस्तान को वही सोच के जाते हैं। एनेक्सेशन ऑफ सिंध क्यों होती है? एनेक्सेशन ऑफ सिंध इसलिए होती है कि वो ये चाहते हैं कि रशिया, जो कि एक बड़ी फोर्स है, वो कहीं अफगानिस्तान को कैप्चर ना कर ले बिफोर कैप्चरिंग ब्रिटिश। सो दे थॉट कि हम जाते हैं वहां और हम कैप्चर कर लेंगे अफगानिस्तान को बिफोर द अराइवल ऑफ रशियंस। बट अफगानी बहुत मारते हैं, जब अफगानी मारते हैं तो पिट के वापस आ जाते हैं, एक आधा ही बंदा बचता है उनका। तो अपनी प्राइड को रिस्टोर करने के लिए वो सिंध के जो नवाब और अमीर होते हैं उनके साथ जो ट्रीटी होती है उसको तोड़वाते हैं, उन्हीं को प्रोवोक करके। सिंध के अमीर हमला करते हैं, चार्ल्स नेपियर कहते हैं कि जी आपने तो हमारी ट्रीटी तोड़ दी है, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो कराची वाला इलाका और सिंध वाला इलाका है वो ये एनेक्स कर लेते हैं, यानी मतलब जंग करके जीत लेते हैं। इसके दो और रीजंस भी हैं, हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो जाती है और फिर आपके पास द फेमस 1852 द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो डेलहाउजी साहब इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इसके थ्रू बहुत सारी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर दिया जाता है। रानी ऑफ झांसी और जो आपके नाना साहिब वाली मराठा वाली जो जगह है, वो दोनों इसमें बहुत फेमस हैं। इसी तरह ओथ को भी ले लिया जाता है अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल 1856 में। और 1857 में सबसे बड़ा मामला होता है जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो मंगल पांडे शुरू करता है, वो शुरू हो जाती है। उसी के बाद एंट्री होती है सर सैयद अहमद खान की, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करते हैं और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिख के आगाह करते हैं ब्रिटिश को कि भाई ये सिर्फ हमारी साइड से नहीं हुआ, ये आपकी साइड से भी हुआ है। क्लियर है? मैं तुम्हें टाइम लाइन के थ्रू इसलिए बता रहा हूं कि इवेंट्स कैसे हुए, क्यों हुए, रीजनिंग पता चलनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। Sir, can you explain Aligarh movement? बेटा ये सारी चीज आगे कराऊंगा मैं आपको, सारी चीज, ठीक है। मैं अभी आपको सिर्फ Okay. टाइमलाइन के थ्रू लेकर जा रहा हूं।
ये सारी चीजें आगे करेंगे जिस वक्त हम इसके सवाल करेंगे, ठीक है। देन आपके पास 1858 का वाकया है। 1858 में वॉर खत्म हो चुकी होती है और ब्रिटिश पूरा कंट्रोल खुद ले लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर लेते हैं और क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ द वॉर जारी करती हैं कि हम जंग के बाद ऐलान कर रहे हैं। और जंग के बाद वो जो ऐलान करती हैं उसमें एक ऐलान ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। तो बताओ क्या ये अच्छी चीज है ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म होना या बुरी चीज है? अच्छी। ऑब्वियसली अच्छी चीज है, क्योंकि इसी के चक्कर में तो लड़ाई हो रही थी। अब इन अ वे इट वाज अ गुड थिंग, बट और भी बहुत सारी चीजें थी जो क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया ने अनाउंस की, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अब से नहीं चलेगी। तो इसी तरह की और चीजें हैं, आगे जाके देखेंगे। कुछ इसमें अच्छी और कुछ इसमें बुरी चीजें हैं। जैसे बुरी चीज इसमें क्या है कि सारा का सारा ब्लेम मुसलमानों पे आ गया था कि जी ये तो इन्होंने शुरू की थी, हालांकि मंगल पांडे कोई मस्जिद का इमाम नहीं था, ठीक है। देन 1859 में अब जितनी चीजें आगे आ रही है ना बेटा, ये अलीगढ़ मूवमेंट का हिस्सा है बेटा, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इन मुरादाबाद, फॉर्मेशन जी ऑफ सर। साइंटिफिक सोसाइटी, ये इसी का हिस्सा है। मैं आपको मजीद दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट के ही इवेंट्स हैं ये, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इसी के थ्रू इमर्ज हुई, क्योंकि साइंटिफिक सोसाइटी में कुछ लोग हिंदू थे और उन्होंने देखा कि ये उर्दू में इतना ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है सारी उर्दू में इंग्लिश की, तो इससे तो मुसलमान ऊपर आ जाएंगे। सो द हिंदू क्रिटिसाइज्ड इट एंड फ्रॉम देयर ऑन इट इमर्ज एज अ टू नेशन थ्योरी, क्योंकि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी पहला मसला था हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान जो अराइज हुआ। और सर सैयद ने इसको भांप लिया कि आज लैंग्वेज का मसला है तो कल रिलीजन का होगा, कल रिलीजन का है तो कल फिर खाने पे होगा, कल खाने का है तो फिर कल और कुछ और मसला होगा। सो ही प्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी फ्रॉम देयर। साइंटिफिक सोसाइटी स्टेब्लिश होती है गाजीपुर सोसाइटी में, अलीगढ़ गैजेट निकलता है जिससे वो पब्लिकेशन करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। और हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इवेंचुअली अराइज होती है 1867 में। और ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी लैंग्वेज की ऑफिशियल स्टेटस के ऊपर है, ठीक है। देन 1869 में सर सैयद जाते हैं ब्रिटेन और अंडरस्टैंड कर कर आते हैं ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स। फिर वो आके खोलते हैं स्कूल। 1875 में एक स्कूल खोलते हैं जिसका नाम होता है माओ। और इस माओ को याद रखने का तरीका माओ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल इनिशियल्स याद होंगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। ये 1875 में स्कूल था और 1877 में ये बन जाता है कॉलेज। लेटर ऑन ये एक यूनिवर्सिटी जाके बनती है और ये 1920 में जाके यूनिवर्सिटी बनती है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से इंडिया में ऑर्गेनाइज नेशनलिस्ट मूवमेंट चलती है। इसका मतलब अब ब्रिटिश के अगेंस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलना शुरू होंगी। बात समझ आ रही है? पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इससे पहले क्या हो रही थी? आर्म्ड मूवमेंट थी, जैसे कि वो मंगल पांडे वाली, ठीक है ना, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। देन 1886 में सर सैयद को अंदाजा होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है तो अब हमें भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। सो MEC मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है और वहां पर जो मुसलमानों के एजुकेशनल इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। और इस ईयर को याद रखना, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, 1886 को। देन 1893 में मोहम्मदन डिफेंस अलायंस को प्रमोट किया जाता है। इसका मतलब होता है कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। वो आगे रीजन आएगा कि कैसे। 1898 में सर सैयद का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। आमतौर पे ये किताब के हवाले से कोई बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से एक बड़ा इवेंट है क्योंकि उनका एक बड़ा लीडर जो कि उस वक्त तक का सबका बड़ा लीडर था उसका इंतकाल हो गया। देन इन 1900 हिंदी डिक्लेयर्ड एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिकेटिंग द कल्चरल टेंशंस। कल्चर के अंदर टेंशन अराइज होने लगी कि भाई हिंदी को डिक्लेयर कर दिया है, इसका मतलब मुसलमान अब थोड़े से परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं 1886 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के 20 साल बाद सेम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जहां ऐलान होता है कि हमने क्या बना लिया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी।
अब हम चल रहे हैं सेक्शन 2 के तरफ, जिसको इसी तरह करने के बाद फिर हम अपने सवालों की तरफ जाएंगे। मैं तुम्हें सवाल दिखा देता हूं कि सवाल किस तरह के हैं। पहले सवाल देख लो ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरह सारी चीज करने वाले हैं। तुम्हारे पास इस तरह का एक सवाल होगा और इस तरह के अंदर तुम्हें लेवल 3, लेवल 4 क्रिएट करने होंगे। लेवल 5 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप जिस तरह भी उसको करें। हम यहाँ पे लेवल 3 के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे और 4 के बारे में हमारे पास कौन कौन से सवाल के जवाब बन सकते हैं। अभी हमने सेक्शन 1 किया, हम सेक्शन 1 ही के सवाल ताजा ताजा कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 2 की टाइमलाइन के साथ करेंगे। ठीक है, अब मुझे जरा बताएं कि क्या सवाल का जवाब हो सकता है, किस हद तक। टू वॉट एक्सटेंट का मतलब होता है भाई किस हद तक। ठीक है, टू वॉट एक्सटेंट मिलिट्री फैक्टर्स वर द मेन कॉज ऑफ द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1857। तो हमारे पास हमें पता है कि मिलिट्री फैक्टर था, और मिलिट्री फैक्टर में कौन से फैक्टर्स थे जो कि एक्चुअल फैक्टर थे। मिलिट्री फैक्टर में एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा भाई? ग्रीन ग्रीस ग्रीस कार्टेजेस। कार्ट्रिजेस। तो मिलिट्री फैक्टर में मैं लिखूंगा ग्रीस कार्ट्रिज। मैं यहां तुम्हें शॉर्टकट्स बता रहा हूं ताकि तुम याद रहे कि तुमने लिखना क्या है। ठीक है, ग्रीस कार्ट्रिजेस। ग्रीस कार्ट्रिजेस में कौन इन्वॉल्व था? मंगल पांडे वाला इवेंट आएगा। ठीक है, और फिर तुम आगे जाके ये बताओगे कि इससे हुआ क्या। जंग शुरू हो गई थी, और जंग शुरू होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मिलिट्री का एक बताओ या मिलिट्री के 3 बताओ। मिलिट्री के और भी 2 रीजंस हैं। अगर तुम मिलिट्री के और भी 2 रीजंस बताओगे तो इधर से लेवल 4 नहीं होगा, वो लेवल 3 होगा। और वो मिलिट्री का रीजन होगा कि अफगानिस्तान भेज रहे थे, अफगानिस्तान की जंग में, जिसमें मुसलमान कह रहे थे हम मुसलमान भाइयों से नहीं लड़ेंगे, और हिंदू कह रहे थे कि हम अपनी धरती माँ को, जन्मभूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे। सो दैट वाज अनदर रीजन, बिकॉज दे वर इन एंग्विश, गुस्से में थे। तो एक और रीजन आ गया मिलिट्री का। देन मिलिट्री का एक और रीजन है, वो ये कि उनको हायर रैंक पे ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, सिर्फ ब्रिटिश को ट्रांसफॉर्मेशन मिलती थी हायर रैंक्स में। तो मुसलमान और हिंदू जो थे वो बहुत गुस्सा होते थे, और वन ऑफ द रीजन वाज कि वो कहते थे कि अगर आपको होना है ऊपर हाई रैंक पे आना है, तो आप ऐसे आए कि आप रिलीजन चेंज कर लें। तो मिलिट्री के अगर 3 रीजन हुए, तो पहला रीजन का 7 मार्क, दूसरे रीजन का 1 और तीसरे रीजन का 1। फिर तुम्हें लेवल 4 में सिर्फ 1 ही देना होगा। समझ आ रही बात? बट अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम यहां पर लेवल 4 पे ही जा रहे हो। ठीक है, तो मिलिट्री के अलावा और कौन कौन से थे? अहमद आमिर, मैं आपकी बात लेता हूं, एक मिनट दे दूं। अच्छा, इसके बाद आपके पास और कौन कौन से रीजंस हैं तुम्हारे डॉक्ट्राइन ऑफ पास? लैब्स। तुम्हारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक रीजन हो सकता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर एक रिलीजियस रीजन है, रीजन। तो किस कैटेगरी में आएगा? वो पॉलिटिकल में आएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल की कैटेगरी में तुम डालोगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, और तुम फिर इसके सर बाद ये में बताओगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्रिश्चियन एनेक्सेशन ऑफ सिंध भी मिशनरी। आ सकती है ना? एनेक्सेशन ऑफ सिंध और एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इसमें आप ना रखें तो बेहतर है। उसका रीजन है क्योंकि वो 1840s में ही एनेक्स हुए हैं, तो अभी तो उन्होंने कुछ गमो गुस्सा देखा ही नहीं। जी आमना बोलें। सर सोशल में बैनिंग ऑफ सती और रिलीजियस में क्रिश्चियन मिशनरीज। एग्जैक्टली, सोशल में बैनिंग ऑफ सती आ सकता है। ठीक है, बैनिंग ऑफ सती आ सकता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास रिलीजियस में, ये रिलीजियस में भी जा सकता है वैसे, लेकिन रिलीजियस में हम अपना पॉइंट क्रिश्चियन मिशनरी दे रहे हैं। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा था डिफरेंट इवेंट्स अबाउट दी क्रिश्चियनिटी। तो उससे लग रहा था लोगों को कि हमारे लोगों को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का सवाल है जिस तरह का अभी हम सवाल करेंगे। अगला सवाल सिर्फ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसको देखें। मैं सिर्फ एक कॉल ले रहा हूं, ठीक है, जो कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूं, यहां पर देखें क्या क्या चीज आएगी, सिर्फ देख लें। या चले मैं आपको एक चीज पढ़ने को दे देता हूं जो मैंने आपको प्रिडिक्टेड टॉपिक दिया है, जब जब तक मैं एक कॉल ले लूं। कहाँ गया हमारा टॉपिक? मैं आपको, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट साहब जिनको मैं समझता हूं जो इस साल इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लें। यू हैव, बाय द वे, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा और अभी
दिखा भी रहा हूँ, भेजूंगा भी, ठीक है। जरा जल्दी से इसको देख लें, ठीक है। मैं जब तक ये कॉल ले रहा हूँ, माइक म्यूट है। और काइंडली बी सिविलाइज्ड, आपस में अगर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। माइक्रोफोन्स यूज मत कीजिएगा, थैंक यू। इट वोंट टेक लॉन्ग, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, आप जब तक पढ़ लें। अरमीन। जी मैं क्लास ले रही हूँ। जिनने मेरा दिल लुटिया, ओहो। ओके जी, जिनका दिल लुट गया था वो खुद भी लुट गए हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, हम अपने सवाल की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके पास हैं, मैं आपको ये वर्कबुक भेजूंगा, आपने इसी तरह के सवालों से सारी चीजें करनी हैं। आप मुझे गाइड करें कि क्या मैं आपको यहां से सारी चीजें करा दूं जहां पे सारी चीजें नोट डाउन हुई हुई हैं, या मैं आपको इसी माइंड मैप के थ्रू लेकर चलूं जहां पर मैं आपको टाइमलाइन करा रहा सर माइंड मैप के थ्रू लेके चले। Yes, sir. था। ओके, ठीक है जी। अब इसी तरह हमारे पास यहां सवाल बन रहा है, ठीक है। अब ये सेक्शन 1 ही है, ठीक है। मैं सेक्शन 1 के 2-3 सवाल आपको करा दूंगा। इसका मतलब देखो, मेरी बात गौर से सुनना और समझना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आई नो कि सबको अपनी ग्रेड्स की फिक्र है और सब चाहते हैं अपने ग्रेड की इंप्रूवमेंट। मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर दे रहा हूं, देखो अगर तुम 14 मार्क की तैयारी कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 7 मार्क हो जाएगा। 14 मार्क में 4 एक्सप्लेनेशंस देनी है, 7 मार्क में 3 देनी है। 14 मार्क ही आधा कट कर आ जाता है, वहां पर कोई रीजन नहीं पूछा हुआ होता, सीधा सीधा पूछ लेते हैं व्हाई इट हैपेंड। तो तुम उन 4 में से कोई 3 रीजंस दे सकते हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा 14 की वजह से 7 मार्क का खुद ही क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। इस ही तरह, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा ऑटोमेटिकली 4 मार्कर भी तैयार हो रहा होगा। जी बेटा तैमूर बोले। सर क्वेश्चन ये है कि 7 मार्क्स के नए भी आ सकते हैं ना? 7 मार्क में नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ना पेपर में? हाँ हाँ, पेपर में नए पुराने सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, नया नया पुराना सवाल एक तो होता है कि उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है, एक होता है उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, एक होता है कि उसके अंदर का फैक्टर चेंज कर दिया। मैं तुम्हें अभी सामने दिखा रहा हूं, चलो ये वाला सवाल करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट वन टू व्हाट एक्सटेंट वर इंडियन रूलर्स वर एबल टू लिमिट ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब समझ आया, मैं तुम्हें बार बार एक्सपेंशन और इंडियन रूलर्स की बात
क्यों कह रहा था, ये सवाल आने वाला था। इंडियन रूलर्स किस तरह कामयाब थे या किस हद तक कामयाब थे ब्रिटिश को रोकने में अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1760 टू 1840। ऑटोमैटिकली यहां देखना जो मैं लिख रहा हूं, बैटल ऑफ प्लासी इज आउट। व्हाई इट्स आउट? बिकॉज वो कब हुई थी और तुम्हारी टाइमलाइन क्या कह रही है? 1760, ठीक है। 1757 में। हाँ, और 1756 में हुआ था ब्लैक होल इंसिडेंट, वो भी बाहर हो गया क्योंकि 1760 से कहानी शुरू हो रही है। आमतौर पे ये सवाल इस तरह ही आता है, बट पहले कैसे आया था मैं यहां लिख के बता रहा हूं तुम्हें, सिर्फ पहले ही आता था ऐसे। तुम कह रहे हो ना नया सवाल आ सकता है बेटा, तो ये सवाल ऐसे आया करता था, फिर एक साल आया ऐसे करके 1773 से लेके 1856 तक, ठीक है। तो इस साल जब लास्ट ईयर का सवाल है ये, तो इस साल ये आया था इस तरह जैसे मैंने तुम्हें अभी दिखा रहा हूं। इसमें क्या हुआ, इसमें तुम्हारी एनेक्सेशंस जो थी वो भी आउट हो गई। क्यों आउट हो गई? क्योंकि एनेक्सेशंस 1840 के बाद हुई हैं। अब समझ आया कंटेंट कैसे स्क्वीज अप हो गया। अब इसके अंदर आएगा क्या? इंडियन रूलर्स वर रियली एबल टू लिमिट मैसूर वॉर्स। मैसूर वॉर्स में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान रिस्ट्रिक्टेड देम, ठीक है, टिल 1799। यहां तक बात समझ आई? 1799 तक तो रोक के रखा था ना, तो देवर प्रिटी सक्सेसफुल कि इतने सालों तक 1760 से लेके जंगें शुरू हुई थी और 1799 30-40 साल रोक के रखा, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। और 1799 में मैसूर वॉर्स का ही पॉइंट उल्टा हो जाएगा। 1799 में टीपू सुल्तान गॉट किल्ड, ठीक है, इन 1799। यस अहमद आमिर बोलें। सर अगर वो जी बोले बेटा। सर हम क्या पहले पॉजिटिव फैक्टर्स लिखे या नेगेटिव, मतलब कि हम जैसे पॉजिटिव हमने लिखे जैसे मैसूर वार्स, हैदर अली और टीपू सुल्तान रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, फिर उसके बाद सर सीधा नेगेटिव लिखे या दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव लिखेंगे? देखो, अगर तुम ये बता रहे हो कि इंडियन रूलर्स, अगर तुम ये बता रहे हो कि इंडियन रूलर्स कितने कामयाब थे, तो ये एक साइड पे बताओ, ठीक है, और दूसरी साइड पे ले जाओ कि ब्रिटिश कितने कामयाब थे, ठीक है। और ब्रिटिश कामयाब का मतलब है कि इंडियन रूलर्स वर नॉट एबल टू रिस्ट्रिक्ट और लिमिट दी ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो तुम ये दो पैराग्राफ्स में भी कर सकते हो, वो मसला नहीं है। तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन चार होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें चार एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। एक एक्सप्लेनेशन है हैदर अली और इन्होंने रोक लिया था टीपू सुल्तान ने, एक एक्सप्लेनेशन है कि नहीं रोका था। तुम चाहो तो इसको एक ही पैराग्राफ में कर दो, एग्जामिनर ने तो चेक करना है, वो तो क्रेडिट करेगा ही करेगा अगर तुमने ये बात की है, ठीक है। बस तुम्हारे जो आउटकम वाला जो पैराग्राफ का आखिरी लाइन जो है वो तुम सवाल से देख के निकालना। यहां पर पहले वाले में बनेगा एज अ रिजल्ट इंडियन रूलर्स वर एबल टू लिमिट द ब्रिटिश एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ये वाली लाइन बनेगी। लेवल 4 में जहां तुम ब्रिटिश के बारे में बता रहे हो कि ब्रिटिश जीत गए, तो तुम कहोगे एज अ रिजल्ट इंडियन रूलर्स वर नॉट एबल टू लिमिट द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड ब्रिटिश एक्सपेंडेड बाय किलिंग दी टीपू सुल्तान इन 1799। ये वाली लाइन पैराग्राफ के आखिर में आएगी। ये वो लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन है जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर क्रेडिट या डिस्क्रेडिट होगा। बात समझ आई? अब ये तो हो गई एक साइड की स्टोरी, दो मैं टीपू सुल्तान और हैदर अली की। इसके अलावा और कौन सी चीज आ सकती है? 1764 में बैटल ऑफ बुक्सरा से, तो यहां पे ब्रिटिश एक्सपैंड कर रहे थे। मैं सिर्फ यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ब्रिटिश एक्सपेंशन आ गई। बात समझ आई? इसी तरह कोई और इवेंट याद आ रहा है? सोचो सर जरा। शाह आलम। 1803 में दिल्ली कैप्चर हुआ, ठीक है, शाह आलम टू से, ठीक है, तो ये भी ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। ये इस तरह तुम्हारी चीजें, तो अगर तुम्हें डेट्स याद हैं तो तुम आसानी से कर सकती हो। जी अरीज बोलें।
सर एनेक्सेशन नहीं आएगा? एनेक्सेशन नहीं आएगा ना मेरा बेटा, क्यों आएगा? 1840 तक की लिमिट दी है, तो 1840 में, 1840 के बाद हुए थे एनेक्सेशंस, 43 में और 46 और 49 में, ठीक है ना। प्लस यहां पर तुम अगर रंजीत सिंह वाली बात डालना चाहो, तो मराठास वाली बात डालना चाहो, वो भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास अजान शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें एक सवाल करा के, क्या तुम लोगों को लग रहा है सेक्शन 1 तुम्हारा क्लियर हो रहा है, ऑल ऑफ यू? जी। देखो, मैं यस सर। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। मैं सर सेक्शन लेकिन 1 बहुत और सेक्शन 2 पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारे मार्क्स ग्रैबिंग है, ठीक है। इसके बाद फौरन हम चलेंगे सेक्शन 3 पे। अभी आधा टाइम हुआ है, मैं चाह रहा हूं इस आधे टाइम से पहले पहले हम अपने बाकी सवाल सेक्शन 1 के कर लें, ताकि मैं 5 मिनट का रेस्ट दूं तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सवाल यहां पर आता किस तरह है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू अप्रोच टू एजुकेशन वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ मुस्लिम ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सीधा सीधा तुमसे पूछा है कि क्या एजुकेशन ही मेन कंट्रीब्यूशन था? अब यहां जरा गौर से मेरी बात देख लो, ये कंट्रीब्यूशन का वर्ड सब लोग देख लो। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सर्विसेज, ठीक है, इंपॉर्टेंसेस, ठीक है, और अचीवमेंट्स, ये सब एक ही है, ठीक है, क्लियर है। एग्जामिनर का मतलब इन वर्ड्स के साथ यही होगा, ठीक है। स्पेलिंग को पार्डन कर देना, ठीक है, स्पेलिंग जाए बाहर में, अभी तो हमें लर्निंग करनी है सर, ठीक है। अब तुमसे वो पूछ रहा है क्या एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? तो एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन था भाई उनका? एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन ये था, याद है? और इसमें उन्होंने क्या किया? गाजीपुर सोसाइटी बनाई, ठीक है, गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, याद रहेगा? इससे पहले मुरादाबाद में भी स्कूल बनाया था ना। बिल्कुल, मुरादाबाद वाला स्कूल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह, अच्छा मैं ये सर्विसेज वाली चीज हटा रहा हूं ताकि तुम्हें नजर आए। सबसे बढ़कर तुम्हारा जो पॉइंट आएगा वो ये वाला आएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। अब इससे तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि ये आदमी कितना इंपॉर्टेंट था, कि इसने क्या क्या काम किया। मैं तो सिर्फ एक लाइन में सिर्फ इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो तुम्हें पता चल गया कि इसने क्या क्या काम किया। तुम इसके बारे में लिखोगे तो कितनी ज्यादा बातें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है, सिर्फ एजुकेशन में काम किया। इस आदमी ने पॉलिटिकल भी तो काम किया था, पॉलिटिकल सर्विसेज भी तो थी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट भी तो लिखा था, याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है। इसी तरह सर इस आदमी ने ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन को बेहतर करने के लिए भी तो काम किया था, ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन को। जी लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताओ, क्या मुझे ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है या तुम्हें खुद आ रही है? वली बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर इसमें जो है आईएनसी के मतलब कि जो सर सैयद ने हमें कहा था कि आईएनसी ना ज्वाइन करें, वो लिख सकते हैं इसमें? वो पॉलिटिकल अवेयरनेस में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक आप है। उसको लिखेंगे किस तरह? आप उसको लिखेंगे MEC, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि वो ये कहते थे कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में कि हमें MDA बनानी चाहिए, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन बनानी चाहिए, जिससे मुसलमानों के राइट्स प्रोटेक्ट हो। लेकिन तुम देखो सवाल का एंगल उनकी सर्विसेज को लेकर जाना है, किससे जोड़ना है? इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ मुस्लिम पीपल, ठीक है ना। तो यहां से इसको नोट डाउन करके रखना, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन के लिए उन्होंने क्या किया? रिलेशंस के लिए उन्होंने सर सर पैम्पलेट उन्होंने में। नदारत का मतलब बताया था। नदारात का मतलब बताया था, ताकि जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो, ठीक है। फिर इन्होंने एक और उन्होंने काम किया सबीनुल था, कलाम लिखी थी। तबियनुल कलाम लिखी थी। अच्छा जी, एक एक करके, यस, कौन बोल रहा था जरा एक करके बोलिएगा? वली बोल रहे थे गालिबन। सर पैम्पलेट भी उन्होंने बनाया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी जिस तरह आ रही हैं, जी अरीज बोलें। सर तहजीबुल इखलाक भी तो लिखी थी। बिल्कुल लिखी थी। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम उनकी कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हो। क्या ये सवाल आसान है, या अब आसान हुआ कि कैटेगराइज कर लो तो कितना आसान हो जाएगा? तुम इसमें पता नहीं क्या क्या लिख कर आ जाते थे, अब तुम्हें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। अच्छा, सोशल में भी आ सकती हैं चीजें, ठीक है।
सोशल में आ जाएगा तहजीबुल अखलाक, ठीक है। रिलीजियस में आ सकती है तुम्हारी वो क्या कहते हैं, एक और चीज इन्होंने की थी, तहजीबुल अखलाक। अच्छा, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, मुझे बहुत जोर सर से। टू नेशन थ्योरी। हाँ एग्जैक्टली, हिंदी हिंदी उर्दू उर्दू कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ठीक है। सो यू कैन ऐड मेनी, ठीक है। हाँ जी, सर जारा बोले, जारा बोले बेटा। सर मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन भी तो आ सकता है बिल्कुल आ पॉलिटिकल। सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो इस आदमी की, अब मेरी बात सुनो गौर से। आई नो के इसके इतने सारे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तुम्हारे पास कितने देने हैं तुम्हें? 4। तो तुमने उन 4 को देके मैच किससे करना है? तुम्हें इस लाइन को मैच करना होगा हर पैराग्राफ में। ये तुम्हारी कंक्लूजन वाली लाइन होगी हर पैराग्राफ के अंदर, दैट इज एन आउटकम। वो कह रहा है कि क्या सिर्फ एजुकेशन ही ऐसा था जिससे लाइफ इंप्रूव की थी मुसलमानों की? नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस के थ्रू भी की, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट बता के, ताकि ब्रिटिश का गमो गुस्सा कम हो। नदारात करके भी कम की, तबीयनुल कलाम लिख के भी की, ठीक है। फिर बेहतर की अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू भी, और बेहतर की जो आपने अभी कहा एमडीए बना के। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। बट यू नीड टू राइट विद दिस लाइन, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। सर जी बेटा बोले। नादरात क्या थे? नादारात का वर्ड का मीनिंग, ब्रिटिश समझते थे कि ये हमें गाली दे रहे हैं या हमें बुरा समझते हैं, तो वो फिर बुरा बुरा ही ट्रीट करते थे, ठीक है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब है हेल्पर। तो वो जो लैंग्वेज बैरियर था वो इन्होंने सही किया। जी जारा बोले। वो गलती से। ओके, अच्छा जी। अब सर कोशिश करके, जी हरीश जल्दी हो बोले। नसारा कहते थे या नदारत। दोनों, दोनों नसारा और नदारा दोनों, ये वही, ये बिल्कुल वैसा ही है, ज़ालीन और द्वालीन वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको इस सवाल के लिए बता रहा हूं, और मुझे शायद सर बताना, पैम्पलेट्स के नेम याद करना जरूरी है वो सर सईद के टाइम के लिए? उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा जरूरी है। अगर उसका नाम आपको याद हो तो वजन पड़ेगा सवाल के जवाब में, ठीक है। इट्स बेटर टू रिमेंबर। अच्छा जी, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में आप कंट्रीब्यूशन पूछिए। कंट्रीब्यूशन है मतलब अचीवमेंट, तो इस आदमी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जिहाद मूवमेंट ही थी। इसके बारे में आप सब बताएंगे कि ये अच्छी कब थी और ये बुरी कब थी, ठीक है। आप जब ये बता के निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे साहब आ जाएंगे, और वो फराइजी मूवमेंट वाले साहब होंगे, ठीक है। इस सवाल को करने का ये एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूं। सैयद अहमद शहीद के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, वो होगा जिहाद मूवमेंट। हाजी शरीयत उल्लाह के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, जो फराइजी मूवमेंट के बारे में होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली शाह वली उल्लाह के बारे में आप 2 पैराग्राफ लिखेंगे, एक 51 बुक्स, ठीक है, और एक लिखेंगे आप ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान। 51 बुक्स तो बहुत छोटा टॉपिक है, वो एक पूरा पैराग्राफ कैसे कंप्लीट नहीं, मैं होगा? इसको लिंकअप करता हूँ, किससे आप लिंकअप करेंगे इसको, ठीक है। सर इसको मराठास के साथ कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हदीस और फिका भी तो आएगा बिल्कुल इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, मैं 51 बुक्स को वहीं लेकर जाऊंगा बेटा। 2 मिनट दे दे, मैं कुरान ट्रांसलेशन लिख दूं, ताकि आपको याद रहे कि इस सवाल का जवाब बनेगा कैसे, ठीक है। ये किसी के बारे में भी पूछ ले, सवाल का जवाब ऐसे ही आएगा, ठीक है। भले तुम्हारा सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर अपने मतलब की चीजें निकाल लेगा वहां से, ठीक है। या तुम इतने बड़े हो कि अपनी सीक्वेंस खुद सेट कर सकते हो, ठीक है। 51 बुक्स उन्होंने बेसिकली शिया सुन्नी की दोस्ती, क्या कहेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे शिया सुन्नी की दोस्ती को, टू टू गेट देम ऑन द वन प्लेटफॉर्म? यूनिटी यूनिटी। यूनिटी, हाँ। शिया सुन्नी यूनिटी के लिए किया था, ताकि मुसलमान जरा तगड़े हो जाएं। तो ये किताबें भी इसीलिए लिखी थी, और ये किताबें बेस्ड थी फिक पे, ठीक है ना। तो ये फिक के ऊपर बेस्ड थी। तो ये तुम एलिमेंट मिला के लिखोगे तो ये 51 बुक्स वाला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सर इन्होंने खिलाफत अल खुलफा भी लिखी थी। दोबारा बोलो बेटा। इन्होंने शिया सुन्नी राइवलरी को एंड करने के लिए खिलाफत अल खुलफा भी लिखी थी। हाँ, ये बेसिकली यूनिटी इसीलिए थी ना, ताकि कोई दूसरा आपको ब्रेकआउट ना कर सके, ठीक है।
अच्छा जी, अब आप यहाँ पर कंक्लूजन में कह सकते हैं कि शाह वलीउल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, क्योंकि उसने मराठास को भी एलिमिनेट करने में एक रोल प्ले किया। सर अगेन हम मराठास को पहले डिस्कस नहीं करते और आप कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, वली बोले बेटा। सर इसमें हम मदरसे रहीमिया के बारे में लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 51 बुक्स और कुरान की ट्रांसलेशन के हवाले से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो चीज रह गई है वो एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह हो गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस रह गया। लैंग्वेजेस सबसे आसान है, और लैंग्वेजेस का सवाल यहाँ क्यों नहीं है? अच्छा चलो, लैंग्वेजेस का सवाल अगर नहीं भी है, चलो मैं अब ये देखो, यही सवाल देखो चेंज होकर आया हुआ है टू नेशन थ्योरी के नाम पे। ठीक है, अगर तुम लैंग्वेजेस का सवाल, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, क्लास हो रही है, आपने ज्वाइन करनी है तो आप पहले बता देते मुझे, थैंक यू। अच्छा जी, एक तो आखिरी मोमेंट पर बताते हैं, फिर उसके बाद रोता हुआ इमोजी भी भेज देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों भेजा। खैर भारत। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज का सवाल बता देता हूँ कि किस तरह आता है। आप यहाँ देखें, यहाँ मैं आपको लैंग्वेज के सवाल की तरफ लेकर जाता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज के चैप्टर में सवाल जो बनता है वो इस तरह बनता है, और इसको जरा देख भी लीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने ये कॉपी किया, ठीक है, और मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, वॉज प्रमोशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, वॉज प्रमोशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, वॉज पंजाबी लैंग्वेज promoted it more than any other language from 1947। 1947 क्यों भाई, बना ही उस वक्त था, टिल 1999। ठीक है, 1999 तक तुम्हारा कोर्स है। ठीक है, सवाल ये बनता है, क्लियर है यहां तक? यहां तक यस सर। क्लियर है? अब देखो इस सवाल के अंदर जवाब ऑटोमेटिक बन रहा है। प्रमोशन ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज सबसे पहले आ गया, देखो प्रमोशन ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज में क्या लिखा है, जल्दी देखो, पहले तसल्ली से देख लो। तो इसमें चारों रीजनल लैंग्वेजेस लिखेंगे ना, उर्दू का नहीं ना लिखेंगे। एग्जैक्टली, वंडरफुल। एक लैंग्वेज उसने तुमसे पूछी है, तो अदर में कितनी लैंग्वेज आ जाएंगी? 3, तो तुम्हें यही तो करना था। समझ आई बात? ये सबसे आसान टॉपिक है नंबर्स वाइज, अगर देखो तुम्हारी पैराग्राफिक एवेल्युएशन के थ्रू। समझ आ रही बात? इसमें से कोई भी दो बातें याद रख के एक्सप्लेन कर दो, कोई भी, मैंने सर चार हम पॉइंट्स दिए हुए, कोई सी भी 2-3 बातें करके एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी बोले। सर हम उर्दू ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? उर्दू रीजनल नहीं है ना, प्रोमोटेड के अंदर, ये रीजनल लैंग्वेज का सवाल बता रहा हूं मैं तुम्हें। रीजन में 4 ही रीजन है ना तुम्हारे, ठीक है, तो उनके अंदर 4 के अंदर 4 पैराग्राफ्स बना लो, और किसी एक को प्रमोट करते हुए कह दो। अच्छा, ज्यादा प्रमोट पंजाबी और सिंधी लैंग्वेज ही की है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उन्हीं दोनों जबान के लोग ज्यादा हैं तादाद में, पहली चीज। प्लस उनके रीजन के अंदर प्रमोशन ज्यादा भी की गई है, कैसे? स्कूल्स में जो कंपलसरी किया है, तो उससे लगता है कि सिंधी को ज्यादा प्रमोट किया गया। आप सिंधी कर दीजिएगा क्योंकि आप सिंध में, पंजाब वाले पंजाबी को कर लेना भाई, मसला नहीं। ठीक है, पंजाब और सिंध को ही कर सकते हैं आप, कि यही दोनों ज्यादा प्रमोट हुई है। मैं आपको जरा दूसरी लैंग्वेज के बारे में भी दिखा देता हूं, ताकि आप गो थ्रू कर लें, तो आपको सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, पश्तो भी देख लें, फिर मैं इसके बाद आपको सेक्शन 2 पे लेकर जाता हूँ। आई होप कि सेक्शन 1 क्लियर हो गया होगा सबको। अगर आप लोग कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं, वॉशरूम से होकर आना चाहते हैं, अपना माइक म्यूट करें, ठीक है, और 5 मिनट के लिए रेस्ट लें,
मैं भी रेस्ट ले रहा हूं, आप भी रेस्ट लें, ठीक है। सिंधी लैंग्वेज देख ली होगी, सिंधी लैंग्वेज के बाद आप बलोची लैंग्वेज भी देख लें। ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। और ये सेक्शन 1 इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये तुम्हें बूस्ट देता है कि अरे यार सेक्शन 1 तो आता है, और ये वो सवालात थे जिनसे तुम परेशान होते थे, मैंने तुम्हें करा दिए हैं। अग्रीड। सर अब आप ऊपर करेंगे ताकि मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले मैं लूँ। बिल्कुल ऊपर कर रहा हूं। अच्छा, मैं यहां पर पहली रिकॉर्डिंग बंद करूंगा जब ये क्लास खत्म होगी, तब दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा दूसरे सेशन की, ठीक है। तो 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी हमारे पास। ऐसे देख लो यार, तुम्हें अब समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं अपना माइक भी म्यूट कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा जिससे आप भी शर्मिंदा हो, मैं भी हूं और कोई और भी हो, ठीक है। अभी एक साहब ने करने की कोशिश की थी, मैंने उनको बाहर निकाल दिया। अब वो बाहर ही रहेंगे, उनके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास सॉरी के, ठीक है। सर जी बेटा, जी जी बोले। सर अगर हम एक पैराग्राफ के अंदर अगर हम एक पॉइंट को अगर हम आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर दें और इम्पैक्ट लिख दें तो क्या हमारा वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा और काउंट हो जाएगा क्या? यार देखो, एग्जाम मैं कुछ अर्से पहले ब्रिटिश काउंसिल की कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग में गया, तो वहां पर उन्होंने हमें कुछ स्क्रिप्ट्स दिखाए जिसमें सवाल के जवाब लिखे हुए थे, ठीक है। उन्होंने खास कर ये बात एम्फसाइज दिया है कि अगर तुम ये नहीं बताओगे आखिरी लाइन, यानी मतलब लिंक बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो तुम्हारे पैराग्राफ को वो रिगार्ड नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अगर तुम डिस्क्राइब एक्सप्लेन इम्पैक्ट दे रहे हो और कहीं जल्दी में भूल जा रहे हो, तो सिर्फ इतना लिख लेना, एज अ रिजल्ट इट वॉज सक्सेसफुल, एज अ रिजल्ट इट वॉज अ मेजर फैक्टर, एज अ रिजल्ट इट वॉज नॉट अ मेजर फैक्टर, ऐसे कर सकते हो। इतना जरूर लिख लेना, भले अगर एग्जाम के अंदर वो जो सवाल की लाइन है, भले वो तुम नहीं लिख लो, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है आउटकम को लिंक करने का, ठीक है। ये होना जरूर चाहिए, भले ये तुम शुरू में डाल दो, कोई मसला नहीं, लेकिन होना जरूर चाहिए। एग्जामिनर इसको क्रेडिट नहीं करता था, ठीक है। मैंने यही देखा है, इसलिए मेरा सारा का सारा जोर इसी के ऊपर है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे जवाब देखे और मैंने उनको देखा कि एग्जामिनर ने उसको मार्क्स नहीं दिए। उसका रीजन ये था कि इसने तो सवाल से लिंक बैक ही नहीं किया। याद रखना, सवाल से लिंक बैक का मतलब है कि सवाल के अंदर दी हुई स्टेटमेंट को देखो और मिलाओ, उसके हिसाब से जवाब दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहां पर क्या होगा, एज अ रिजल्ट आई कैन से पंजाबी लैंग्वेज वॉज मोर प्रोमोटेड देन एनी अदर लैंग्वेज। अब तुम सिंधी के बारे में कहना चाहो तो तुम कह सकते हो यही बात सिंधी के बारे में। अब तुम पश्तो और बलोची इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं की गई, तो तुम कहोगे एज अ रिजल्ट both language were the language were promoted, but to a limited extent। जी बेटा बोलें। सर क्या आपको लगता है सेक्शन 3 में वो सेक्शन 3 के फॉरेन रिलेशन से आ सकते कंपल्सरी क्वेश्चन? सेक्शन 3 के कहां से? फॉरेन रिलेशन से। फॉर्मुलेशन किस चीज को, टॉपिक का नाम बता रहे हो? मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बोलो। नहीं सर, मेरा मतलब है क्या फॉरेन रिलेशन से आ सकते कंपल्सरी क्वेश्चन या पाक मतलब इंडिया के? कंपलसरी सेक्शन सेक्शन 3 से आ सकता है, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, फॉरेन रिलेशन क्या कंपल्सरी में आ सकता है आपको लगता है? ये फॉर्मुलेशन जो तुम कह रहे हो, ये फॉर्मुलेशन किस वो चीज की? फॉरेन रिलेशंस कह रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस, रिलेशन। रिलेशंस कह रहे हो, सॉरी यार मुझे नहीं समझ आ रहा था। यार देखो, आ सकता है, क्यों आ सकता है? मैं तुम्हें एक सवाल बताता हूं ऐसे, कि जैसे कि फर्ज करो सवाल आया बांग्लादेश की क्रिएशन से रिलेटेड, ठीक है।
क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश से रिलेटेड सवाल आया, और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश से रिलेटेड सवाल चल रहा है, पैराग्राफ में भी पिक्चर में भी मुजीबुर रहमान की तस्वीर दे दी, ठीक है। और उसके बाद 7 मार्क्स में पूछ लिया वाई मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट्स, ठीक है, या वाई देयर वाज अ फॉल ऑफ ढाका, ठीक है। तो तुमने ये सवाल कर लिया, अब 10 मार्क्स में उसने तुम्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पूछ लिए, ऐसे आ सकता है, ठीक है। और अगर अलग, एक तो ऐसे आ सकता है जिन कंट्रीज के साथ तुम्हारे ताल्लुकात रहे, एक आ सकता है अलग से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये देंगे, मुझे लगता कुछ और है। तो मैंने तो जो लग रहा था वो मैंने तुम्हें मेंशन कर दिया, नवाज शरीफ बेनजीर का जरा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, आप लोगों ने एक एक दो दो मिनट ले लिए, मैंने नहीं लिए, मैं 1 मिनट के लिए जरा अंगड़ाई ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये रिकॉर्डिंग बंद भी कर रहा हूँ ताकि अगली रिकॉर्डिंग फिर दोबारा की जाए, ठीक है, वरना ये रिकॉर्डिंग इतनी लंबी हो जाएगी लोग देख नहीं पाएंगे।